जहां भी आपको संघीय रूप भारत का दिखे कि भारत यहाँ पे फेडरल दिखाई देता है हमको, यूनिटरी यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। फेडरल का मतलब क्या हो गया, जहां पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा आपको दिखे तो आप समझ जाना ये कौन सा मॉडल है, कनाडा मॉडल है। ओके। तो संघीय व्यवस्था यहाँ पे क्या, आप मुझे बताओ, मैंने छोटी सी बात आपको बताई थी, यहां पर पीछे चलते हैं, कि जब फेडरल होगा आपका, या कोई भी फेडरेशन है, तो फेडरेशन में स्टेट को अधिकार दिया जाएगा, और स्टेट को अधिकार दिया जाएगा तो स्टेट क्या हो जाएगा, संप्रभु हो जाएगा। क्या ऐसा हमारे देश में संभव था कि हम 565 रियासतों को उनके राइट्स या अधिकार दे देते, या उनको हम संप्रभु बना देते, यानी वो अपने डिसीजंस ले ले आंतरिक या बाहरी? क्या ऐसा पॉसिबल था कि 565 रियासतों के लिए अलग अलग नियम हो पाते? उन सबको संप्रभु कर दिया जाता। प्लस में हमारे देश की पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर था। हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है तो आप सोचो कितनी एम्बिशंस होती लोगों की। क्या अलग अलग सबकी आकांक्षाओं को पूरा ये रियासतें कर पाती अलग अलग नियमों के साथ में? आप कहेंगे नहीं। तो फेडरल हमारे यहाँ तो क्या तबाही को जन्म दे देता, गड़बड़ पैदा हो जाती फेडरल होने से। तो इसीलिए हमने फेडरेशन को नहीं अपनाया। और फेडरेशन को जब हमारी संविधान सभा ने नहीं अपनाया, जो कहीं पर भी हम फेडरल दिखाई देंगे तो वो कनाडा मॉडल के हमारे सिद्धांत है। तो इन 65 रियासतों को क्या बोला गया, भैया तुम सब एक काम करो, अब कुछ एक साथ साइन कर लो। आगे हम बात करेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो 3 रियासतें तो ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला जो चाहे पाकिस्तान में पहुंच जाए या चाहे भारत में मिल जाए। 3 रियासतें ऐसी थी जिन पे आपका डिसीजन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह थे, ठीक है, एक आपका जूनागढ़ थी, और एक हैदराबाद थी। हैदराबाद में तो क्या था, हैदराबाद में आपका वहां पे जो प्रशासक था वो मुस्लिम था, प्रजा वहां पे हिंदू थी। जूनागढ़ में भी ऐसा ही था। जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह रेफरेंडम करा लिया गया, उसको मिला लिया गया अपनी तरफ। हैदराबाद में मतलब मुस्लिम आबादी भी काफी थी। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको भी मिला लिया। और बाद में आप जानती हैं जम्मू कश्मीर को भी, जब आपका आज़ादी के बाद में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पे युद्ध कर दिया, कश्मीर पे आपका आक्रमण कर दिया, तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी और भारत का अभिन्न हिस्सा बनने को तैयार हुए। तो वो 3 भी मिलाई गई। लेकिन क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि जो 565 रियासतें हैं ना, इनको हम क्या बनाए अब? तो इनको बनाया गया यूनियन। क्या बनाया गया? यूनियन। तो संघ क्या होता है, इसका उदाहरण है कि इससे, या इस छोटी सी एक परिभाषा लिखें, इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। पारस्परिक सहमति बोले तो म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अब सब लोगों ने ऐसा बोला कि भाई अभी 565 एक साथ करनी है, याद रखना है इसको, विल नॉट सेपरेट बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, एक पारस्परिक सहमति से वो अलग नहीं हो सकते। अब हमको बात समझ में आएगी, छोटी सी बात हमको समझ में आएगी, कि आपकी बॉडी है, बॉडी दर्शाती है हमेशा यूनियन को, और यूनाइटेड को दर्शाती है कोई मशीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझना मेरी बात को, इन शब्दों का बड़ा अर्थ है। आपकी बॉडी से जो अंग हैं वो अलग हो सकते हैं क्या? आप अपना हाथ खोल के ऐसे रख के चले जाएं कहीं भी, वापस आके लगा लूंगा, खोल के निकाल के अलग रख दें, गर्दन को अलग रख दें आयरन मैन की ड्रेस की तरह, आप कहें नहीं। यानी कि अगर हाथ अलग हो भी गया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मान के चलो हाथ भैया काट दिया जाए किसी का, तो काट दिया जाए तो हाथ किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन मशीन बोलते यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब बोल्ट अलग अलग हो सकते हैं, उनका महत्व भी वही बचा रहेगा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मजबूत क्या हुआ? अब ये मत कहने लगना जी ऑटोमेशन के हिसाब से तो मशीन हुई, भाव के हिसाब से बताए मुझे।
परिसंघ को छोड़ना आसान है, बिल्कुल ठीक है। संघ को छोड़ना, कुछ संधियों के तहत संघ जुड़ता है, इसमें क्या स्टेट को पावर्स दी जाती हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स स्टेट के पास में होती हैं। इसको छोड़ना परिसंघ के मुकाबले थोड़ा कठिन है, लेकिन यूनियन के मुकाबले आसान है। यूनियन में म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो ही नहीं सकते, इसीलिए भारत ने बोला कि भाई हम तो एक इकट्ठी भारत माता का निर्माण करेंगे। एक भारत माता होगी, उसमें राज्य होंगे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और हम सब एक होंगे, और कोई भी अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो पाएगा। यही संघ है। तो भैया ये दोनों नाम एक जैसे क्यों हैं फिर? इसको भी संघ और इसको भी संघ। कहते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाले लोगों को इससे ज्यादा बेहतरीन शब्द कोई नहीं मिला उस समय पर। इंग्लिश का यूनियन, बड़ा अंतर हो गया ना। तो आजकल के लोग संविधानविद कहते हैं कि भाई इसमें शायद भविष्य में एक शब्द आएगा समुच्चय, और वो सही होगा कि भारत राज्यों का एक समुच्चय है, और समुच्चय शब्द भी इसको सही प्रदर्शित कर देगा। ऐसी बहसें चलती हैं बहुत सारी, ठीक है, इस तरह की आप देखोगे डिबेट्स में ये बात आती है। कोई दिक्कत? तो बात समझ में आई? मुझे बताया कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन यानी कि संघ। क्या बात आप समझे? अरे खुले दिमाग से सुन पा रहे हो या नहीं? बुद्धू तो नहीं है कोई? बुद्धू बुद्धू ही रहेगा। बताओ कौन से को छोड़ना आसान है सबसे ज्यादा? पहला लेटर लिख दो उसका बस, CFU। फटाफट से आंसर करेंगे, CFU। तो जिसको छोड़ना सबसे आसान है वो टूट भी आसानी से जाएगा। फेडरेशन को छोड़ना थोड़ा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन किसको छोड़ना है? यूनियन को। तो भारत मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमारे संविधानविदों ने किसको चुना है? हम कहेंगे हमारे संविधानविदों ने यूनियन को चुना है। और यूनियन में क्या है? स्टेट संप्रभु नहीं है, यानी स्टेट को पावर्स नहीं दी गई हैं, सेंट्रल को पावर दी गई हैं, केंद्र को शक्तियां दी गई हैं। छोटी सी बात, छुटकी सी बात समझ में आई? आज के बाद एक्सप्लेन कर पाओगे परिसंघ क्या बनता है, संघ अर्थात फेडरेशन कैसे बनता है, उसमें शक्तियां किसके पास होती हैं, वो अलग कैसे होता है, और आपका यूनियन कैसे बनता है। यूनियन का मतलब होता है कि जो राज्य हैं वो उससे अपनी सहमति से अलग नहीं हो सकते, अलग हो ही नहीं सकते। मजा आया? मजा आया ये बताओ? बोले हाँ भैया, आना ही चाहिए। कुछ जानो, एक स्टूडेंट का ये धर्म होता है कि जब उसको कुछ जानने को मिले तो उसको मजा आना चाहिए। आपका मजा अध्ययन में होना चाहिए, सीखने में होना चाहिए। सर जी मेरे ये ऊपर से गया, ऊपर से जाने का मतलब होता है कि आपने इसको पहले बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या आप बौद्धिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए, क्योंकि हमने इतना समय इस पे इतने धीरे से खर्च किया, इसके बाद भी नहीं समझ। आसान चीज कोई हो नहीं सकती। अगला पॉइंट लिखें, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। देश की सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो हमारे देश की सरकार होगी वो कैसी होगी। इसमें होता है या तो सरकार होगी संसदात्मक, पार्लियामेंट्री सिस्टम की होगी, संसदात्मक सरकार होगी, अ, या आपका दूसरी सरकार हो सकती है कौन सी? अध्यक्षतात्मक प्रणाली की, अध्यक्षात्मक सरकार हो सकती है, या तीसरा होगा प्यारे साथियों अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? संसदात्मक का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ। मैं पूछूं भारत में किस प्रकार का सरकार का स्वरूप है, बताएं जरा। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, या फिर आपका क्या होगा यहाँ पे? प्रेसिडेंटियल सिस्टम होगा, प्रेसिडेंटियल सिस्टम होगा, या थर्ड वन इज सेमी प्रेसिडेंटियल होगा।
अब देखो इसको ध्यान से समझ। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम किसको कहेंगे? पार्लियामेंट्री सिस्टम साथी हम ऐसे को कहते हैं जिसमें राज्य का प्रमुख तो अलग हो। राज्य मतलब राष्ट्र को बोलते हैं, यूपी बिहार मत समझ लेना इसको कभी। पॉलिटी में राज्य मीन्स नेशन। अब जब तक हम संविधान के स्वरूप की बात कर रहे हैं, राज्य का प्रमुख एक अलग व्यक्ति होता है। राज्य के प्रमुख के बाद में अगर हम बात करते हैं तो राज्य का प्रमुख अलग होगा, लेकिन शासन का जो प्रमुख होगा, गवर्नेंस का जो चीफ होगा, वो अलग व्यक्ति होगा, प्रमुख अलग होगा। तो आपको तय करना है फिर भारत का कैसा है। यानी कि जो स्टेट का चीफ होगा, जैसे कि भारत में बोले स्टेट चीफ कौन है, तो आप बोलोगे यहां पे भैया प्रेसिडेंट है। देश में सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है, सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रेसिडेंट है। लेकिन वास्तविक रूप से जो गवर्नेंस को चलाते हैं वो कौन है, वो पीएम है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो राज्य का प्रमुख तो एक अलग व्यक्ति होगा और शासन का प्रमुख एक अलग व्यक्ति होगा। तो भारत में क्या ऐसा होता है? आप कहेंगे हाँ जी। अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंटियल सिस्टम में क्या होगा कि राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा, दोनों का। यानी कि नेशन और गवर्नेंस का जो चीफ होगा, प्रमुख होगा, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। जैसे अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होता है, बताओ फटाफट से। अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होता है? यस और नो समझते चलेंगे। यस और नो आपके मुझे ये बताएंगे कि भाई आप थोड़ी सी समझ रखते हैं या नहीं, तभी मजा आएगा। क्योंकि वो कॉमन पॉलिटी सब पढ़ते हैं, हमारा भी शुरू हो जाएगा मौलिक अधिकार क्या, हम उसको विशेष तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले संविधान के बारे में ये जान तो लो। बहुत बढ़िया जी। नो नो नो, बहुत कमाल की बात है। तो जब एक प्रमुख हो यानी प्रेसिडेंटियल सिस्टम है वहां पर, और आपका अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार कौन सी हो जाएगी? जिसमें दोनों के लक्षण हो, दोनों के लक्षण हो। बात क्लियर है? यानी कि जिसमें किसके होंगे, आपके दोनों के फीचर्स होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी और आपका प्रेसिडेंटियल सिस्टम के भी। भारत में कौन सा होगा, फटाफट से नोट करके लिखें अपनी कॉपी में। भारत में किस प्रकार का होगा? या मैं आपसे पूछूं, भारत में जो संसदात्मक प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारे यहां पे क्या होता है, जो देश के प्रमुख है, देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन शासक के प्रमुख यानी कि जो वास्तविक शक्तियां वो किसके पास है? वो पीएम के पास में है। बहुत कमाल, बहुत कमाल, वेरी गुड। अब आते अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, जब हम अब इस आपका बात कर रहे थे किस बारे में, एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, संविधान का वर्गीकरण, फिर मुझे आप बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके आधार पर भारत के संविधान को दो तरह का बोल सकते हैं, या तो निर्मित कहेंगे या विकसित कहेंगे। दो तरह का होता है कोई भी संविधान, या तो मेड होगा या डेवलप्ड होगा। बताएं भारत का संविधान कैसा है? दूसरा क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरी हम बात करते हैं दोस्त आपसे, शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। कितनी तरह का होगा? ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ, एसएससी ने पूछे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम कितनी तरह का हो सकता है भैया? या तो राजतंत्र हो सकता है या लोकतंत्र। क्या समझे अभी तक? यानी या तो मोनार्की हो सकती है या फिर आपका डेमोक्रेसी हो सकती है। क्या हो सकती है? मोनार्की और डेमोक्रेसी। भारत के संविधान को किस में रखेंगे? डेमोक्रेसी में। तीसरा जो विभाजन होता है संविधान का वो होता